लास्ट लेक्चर में हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वाला टॉपिक नहीं स्टार्ट कर पाए थे, हमने पीछे तक ही रोका था। दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स हमारा लास्ट टॉपिक था। हमने रेजोनेंस पढ़ लिया था, प्लस आर माइनस आर ये सब कुछ पढ़ लिया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीटी गेम। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें सबसे पहले हम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम ये सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आज देखेंगे, कोशिश करेंगे एरोमेटिसिटी तक कंप्लीट हो जाए, बाकी देखते हैं कितना होगा, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप होता क्या है। तो आपने पढ़ लिया प्लस आर वाले ग्रुप क्या होते हैं, प्लस एम वाले ग्रुप, ये सब पढ़ लिया। प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहे हैं, प्लस एम मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास डोनेट कर रहे हैं। सेम बात है, प्लस एम प्लस आर दोनों बातें सेम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, हो सकता है एक ऐसा ग्रुप है मेरे पास, सपोज एक ग्रुप है, वो मेरे पास प्लस आर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ बेटा, वो माइनस आई भी शो कर रहा है, तो क्या हुआ सर, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसका मतलब एक ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। सर ऐसा कोई ग्रुप होता है? हाँ बेटा, अभी एग्जाम्पल देंगे। तो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। बट अगर मैं कहूँ वो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल, ओवरऑल ध्यान से बात सुनिएगा, एक इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट मैं कह रहा हूं इन दोनों का कोई कंबाइंड इफेक्ट होगा। यस सर, कोई कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग पर अटैच हों और वो हमारे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर हों। फंक्शनल ग्रुप्स, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये ऐसी आएगी। फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स या फिर ऐसे ग्रुप्स जो अटैच हो बेंजीन पर, या फिर अटैच हो बेंजीन, हाँ अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग, और उनका नेचर क्या हो, आर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। हो सकता है वो माइनस आई हो, और एक और चीज, या हो सकता है वो प्लस आर हो, साथ साथ वो प्लस आई हो, तब तो और अच्छी बात है, मजा आ गया। मतलब अगर वो प्लस आर के साथ प्लस आई है तो हमें और ज्यादा काम हमारा आसान हो जाएगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, जिनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या हुए सर, ऐसे ग्रुप्स हुए जो हमारे पास क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मुझे एक बात ध्यान से बताइए, अगर ये ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे? क्या बोला मैंने, ये जो अगर मैंने कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा लगा दिया क्योंकि मेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है सर, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसको मैं लिख रहा हूँ एजी से, मैंने बेंजीन रिंग पर लगा दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप। मुझे बताइए क्या ओवरऑल बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कहाँ बढ़ेंगे सर, बेंजीन रिंग पर बढ़ेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन विल इंक्रीज। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। किस वजह से इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ द एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। सो आई होप इतना क्लियर होगा। जैसे आइए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर ये ले लिया मैंने OCH3, क्या होता है सर, ये बेटा ईथर ग्रुप होता है, आपने पढ़ा होगा। और अल्कोहल की मम्मी, तो OR इज माई ईथर इन इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर। तो सर ये कौन सा ऑर्डर दिखाएगा, इसका मतलब ये माइनस आई दिखा रहा है। ठीक है जी, तो इसका कौन सा ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है सर, ये दिखा रहा है माइनस आई। ठीक है, देख लिया, कोई बात नहीं, दिखाते कोई परेशानी नहीं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा। बट एक चीज ध्यान से, सर यहाँ तो लोन पेयर भी है। अगर यहाँ लोन पेयर है, इसका मतलब सर यहाँ पे ये प्लस आर शो कर रहा होगा, इसका मतलब ये प्लस आर भी शो कर रहा है। तो ये प्लस आर भी शो कर रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है। आप लोग मुझे सोच के बताइए बिगर इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आर की माइनस आई, प्लस आर की माइनस आई? सर जो बड़ा इफेक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है वो होता है रेजोनेंस, बिकॉज रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है, वेयर एज माइनस आई में सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं। ये पाई बॉन्ड इधर नहीं जाएगी हमारे पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं मूव करेंगे इन इंडक्टिव इफेक्ट। बट इन केस ऑफ प्लस आर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो है हमारे पास किस तरीके का ग्रुप कहलाएगा सर, ये कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हमारे पास आ गया है एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है सर, प्लस आर जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा माइनस आई से। तो यहाँ पे जो है जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, या फिर ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, दैट इज EDG ग्रुप।
तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के हमारे पास होते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे कि ये मैंने बना रखा है, रेजोनेंस करवा सकते हैं आप इसमें? यस सर, बिल्कुल रेजोनेंस करवा सकते हैं। किस तरीके से करवाएंगे, आप यहाँ भेजेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। कल कल ही हमने पढ़ा है, बल्कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, जब भी हमारे पास कोई प्लस आर वाला ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ती है? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है मेरी ऑर्थो पर और पैरा पर, याद है ना ये बात? सर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। और सर मेटा जो है वो अनइफेक्टेड रहता है, ना ही प्लस आर में ना ही माइनस आर में, ये हमने पढ़ा है। तो ऐसे ग्रुप जो प्लस आर शो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो क्या कर रहे हैं सर? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। ना हम देखें, अगर अलग अलग तरीके के एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक सबसे पहले स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो लोन पेयर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो रेजोनेंस में होता है। सर लोन पेयर रेजोनेंस वो तो सबका ही होता है। अगर हम एक्टिवेटिंग की बात करें, लोन पेयर रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग ओनली। अच्छा, विद बेंजीन ओनली। सर एग्जांपल मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर। ऐसे भी कुछ होते हैं कि मतलब बेंजीन के अलावा भी कोई, हाँ बिल्कुल होंगे, अभी देखेंगे बेटा। जैसे हमारे पास अभी अभी देखा है, OCH3 लगा दीजिए बेंजीन पर, क्या होगा सर? रेजोनेंस होगी बढ़िया वाली। लगा दीजिए आप NH2 लगा दीजिए, आप OH लगा दीजिए, आप 1 डिग्री अमीन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए आप, यहाँ पे ये सारे हमारे जो है स्ट्रांगली एक्टिवेट होंगे। सर मॉडरेटली का मतलब लोन पेयर इन रेजोनेंस। ठीक है सर, लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, बट इसमें क्या अलग है ये बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं भाई, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन। बेंजीन के साथ तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, बट किसी एक और एटम के साथ भी होगा, विद बेंजीन एंड वन अनदर एटम, एक और एटम के साथ वही लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, एंड वन अनदर एटम। तो यहाँ पे जो एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एस्टर का एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस में, तो लोन पेयर इज बिजी। तो यहाँ पे लोन पेयर दो दो जगह पर बिजी है, तो एक जगह सही से काम नहीं कर पाएगा। तो जब आप दो दो जगह कामों में लग जाओगे तो एक जगह काम कैसे करोगे? सर बिल्कुल सही बात है, तो एक जगह फोकस नहीं रह पाएंगे, तो वो दो जगह फोकस पे, तो भाई वो वही उधर ही इधर उधर फोकस करेगा, तो इतना मतलब इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करेगा, इनको इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा जितनी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग बढ़ाते हैं। ये है कंसेप्ट कहने का, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बढ़ा पाएगा भाई जितनी हमारे ये लोग बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग वाले। दूसरा या क्या हमारे पास यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में है, तो ये रेजोनेंस इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। सर क्या वीकली भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वीकली एक्टिवेटिंग भी होते हैं, सिंपल वाले जो +H इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये हमारे होते हैं वीकली एक्टिवेटिंग। जैसे कि CH3 हो गया, जैसे कि CH2 CH3 हो गया, एंड जैसे कि CH3 एटसेट्रा। तो जहां पर भी अल्फा H आ जाएगा, और हमने देखी है लास्ट क्लास में, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, दैट इज +R की वजह से, जो प्लस प्लस H, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं +R ड्यू टू +H, लास्ट क्लास में वही लिखा था ना, ड्यू टू +H की वजह से, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो लोग +R करते हैं वो हमारे पास वीकली एक्टिवेटिंग कहलाते हैं। तो ये हमारे पास होगा एक्टिवेटिंग। अब डीएक्टिवेटिंग सिंपल इसी का उल्टा होगा, आप खुद ही लोग बता देंगे। सर एक्टिवेटिंग का मतलब था कि अगर एक बंदा +R दिखा रहा है, -I दिखा रहा है, तो ओवरऑल क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? अगर है तो एक्टिवेटिंग। अब मैं कह रहा हूँ अगर वो एक एक ग्रुप है, वो -R दिखा रहा है, साथ में +I दिखा रहा है, ऐसे सपोज कर ले, तो यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा क्या करेगा सर? ज्यादा वो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले रहा होगा, दैट इज वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर हुआ ओवरऑल, तो वो कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या हो जाएंगे? यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो ग्रुप हो जाएंगे हमारे पास, जो हमारे पास डेफिनेशन सेम लिख के लिख लेते हैं एक बार, फंक्शनल ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन बेंजीन आर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर। फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड ऑन बेंजीन आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर, ये हमारे पास आ जाएगा, आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग EDG, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी EWG इन नेचर, ये हमारे पास होते हैं डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो किस तरीके के होते हैं इनको देख लेते हैं एक बार।
तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जैसे कि एल्डिहाइड का ले लेते हैं। तो ये तो पढ़ा था, जस्ट सेकंड, ये कुछ गलत हो गया। अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड दैट इज हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं CHO ग्रुप है। अगर आपको माइनस आई इफेक्ट अब तक तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, सिर्फ आपको याद होगा ये साइना अली। तो अली जो है हमारे पास वो ये था एल्डिहाइड, अली की कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो है ये शो कर रहा होता है माइनस आई पर। ठीक है, माइनस आई से खींच रहा है। साथ में आप देख सकते हैं ये एक एटम है जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से। इस एटम से एक ऐसा एटम अटैच है जो इससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन लोगों ने पाई बॉन्ड बना रखे हैं, तो रेजोनेंस इधर होगी। ये हमारी रेजोनेंस की डायरेक्शन हो जाएगी। दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस। तो डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस ये हो जाएगी। ये ऊपर खींच लेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बात बताइए, क्या कर रहा है सर, ये -R दिखा रहा है, साथ में -I भी दिखा रहा है। तो बोथ क्या किस नेचर के होते हैं सर, बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो यहाँ पे जो है दोनों जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर के। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मुझे बताइए कोई भी ऐसा ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, वो ऑर्थो और पैरा पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, घटाता है, या सेम रहती है। क्या बोला, ऐसा ग्रुप जो -R शो कर रहा हो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा हो बेंजीनिक पे, वो क्या करेगा, या तो सॉरी वो क्या करता होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ाएगा, घटाएगा, ये सेम रहेगी। सर ऑब्वियस सी बात है वो घटाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, फिर ये रेजोनेंस होगी तो यहाँ प्लस चार्ज, फिर यहाँ प्लस चार्ज, तो तीनों जगह प्लस चार्ज आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और हमारे पास जो मेटा पर जो है वो सेम रहेगी, जैसे पहले थी वैसे कम। तो हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं सर, वो हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कर देते हैं कम ऑर्थो और पैरा पर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कोई ऐसा एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो क्या कहलाएगा सर, वो इलेक्ट्रोफाइल कराएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो ग्रुप होगा वो क्या चाहेगा सर, वो चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वहां पर अटैक करो। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या फिर अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, या डीएक्टिवेटिंग। सर एक्टिवेटिंग के केस में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑर्थो और पैरा पर। तो मुझे बताइए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आना चाहेगा, वो एक्टिवेटिंग पर आना चाहेगा, बेंजीन पर आना चाहेगा, या डिक्रोन। सर ऑब्वियस सी बात है एक्टिवेटिंग पर आना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है कि भाई जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं चाहेगा, कहेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं वहीं तो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा तो नहीं है मतलब जहां इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं वो कहेगा नहीं भाई मुझे जो है कम से काम चलाना है। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग विच अट्रैक्ट्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की तरफ उसकी तरफ अट्रैक्शन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे वहीं जाएगा, दैट इज एक्टिवेटिंग के बाद जाएगा। अगर बेंजीन हो और एक साइड हो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो क्या होगा सर, डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, किससे, बेंजीन से कम हो गई। अगर बेंजीन से कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल के बाद दो ऑप्शन है, एक्टिवेटिंग वाला ऑप्शन नहीं है इस वक्त या तो बेंजीन या फिर डीएक्टिवेटिंग। तो बेंजीन या डीएक्टिवेटिंग में कौन चुनेगा सर, डीएक्टिवेटिंग मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम वालों को नहीं चुनेगा, तो बेंजीन को चुन लेगा। सो ये हमारे पास हो। ओके, सो अब देख लेते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग वगैरह वाले कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही CHO, ये हो जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास हम देख सकते हैं NF3 पॉजिटिव आ जाएगा, एक NH पॉजिटिव। ये सारे हमारे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। सर ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में क्योंकि देख लीजिए आप, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत खतरनाक ये -I इफेक्ट शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनके पास लोन पेयर तो वैसे नहीं है, बट स्टिल दे आर बहुत ही स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, बिकॉज इनका -I बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखना है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। क्या देखना है, कोई भी एटम हो जिसने क्या बना रखी हो, वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो, और उसने क्या कर रखा हो, उसने जो है हमारे पास किसी के साथ पाई बॉन्ड बना रखी हो, जैसे कि जो -R और या फिर स्ट्रॉन्ग -I वाले, जो स्ट्रॉन्ग जो ऊपर में थे ना, ना फरहान ना ऋतिक, वही है NF3 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, ना फरहान ना ऋतिक ना शाहरुख ना हिमेश, ये सारे हमारे हैं। देन हमारे पास CN आ जाएगा एक स्ट्रॉन्गली -R में। तो ये एक्सेट्रा हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। मॉडरेटली में क्या हो जाएंगे सर, मॉडरेटली में हमारे पास वो हो जाएंगे ऐसे एटम जिन्होंने पाई बॉन्ड तो बना रखी है, पाई बॉन्ड के साथ साथ वो हमारे जो है उन उन्हीं का जो जिस एटम ने पाई बॉन्ड बना रखी है वो पाई बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में भी है, लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में भी है। कैसे, इसका एग्जांपल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जैसे कि इसका एग्जांपल होगा हमारा एस्टर, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉन्ड हमारी यहाँ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी।
सिमिलरली यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ये इधर तो यहाँ पे हर दोनों तरफ रेजोनेंस हो रही है, तो इसका मतलब ये वही बात है कि हमारे पास दो दो तरफ रेजोनेंस में है भाई, तो एक तरफ कहाँ से ध्यान लगा लेगा जब दो दो तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वीकली एक्टिवेटिंग, इसका ध्यान रखिएगा, ये हमारे सारे हेलोजेंस आते हैं। सर वीकली डीएक्टिवेटिंग हेलोजेंस कैसे होंगे? हेलोजेंस के केस में एक चीज याद रखनी है कि हेलोजेंस हमारे वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। क्यों हमारे वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं? क्योंकि इन केस ऑफ हेलोजेंस जो माइनस आई है, एक तो सबसे पहले सर एक्टिवेटिंग क्यों होंगे? क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर भी है। फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर है, एक दो तीन चार, ये भी एक दो तीन, सॉरी तीन लोन पेयर है, तीन तीन लोन पेयर इन सबके पास है। तो ये प्लस आर शो कर रहे हैं, साथ साथ माइनस आई भी शो कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ हेलोजेंस दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई देयर माइनस आई इज डोमिनेंट ओनली इन केस ऑफ हेलोजेंस ओनली ओवर प्लस आर माइनस आई इज डोमिनेटिंग। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर होते हैं, इनका माइनस आई इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो प्लस आर को भी बीट कर देता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वीकली एक्टिवेटिंग है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग जैसे कि ये पाई बॉन्ड से ऊपर की तरफ अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ऊपर ला रहा है, और एक है वीकली डीएक्टिवेटिंग जैसे कि ये जो माइनस आई शो कर रहा है। तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? सर ऑब्वियसली स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा। वो इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा कम करेगा? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा कम कर देगा एज कंपेयर टू हमारे हेलोजेंस, क्योंकि हेलोजेंस हमारे माइनस आई से खींच रहे हैं, ना कि माइनस आर से। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इन केस ऑफ हेलोजेंस ओनली दिस रूल हैज टू बी फॉलो। तो अब चलते हैं आगे, हमारे पास आता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि OH है सर, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? सर यहाँ बढ़ा देगा, यहाँ बढ़ा देगा, यहाँ। ये कौन कौन सी पोजीशन है? सर ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। अब मैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ला रहा हूँ जिसको मैं ई प्लस से लिख रहा हूँ, मुझे बताइए वो किधर अटैक करना चाहेगा? सर वो उधर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो वो कहेगा कि या तो मैं इधर अटैक कर दूं, या फिर मैं इधर अटैक कर दूं, या फिर दोनों ही हमारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यही होगा कि भाई जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पर अटैक करेगा। अब स्पेसिफिक पोजीशन की बात करेंगे, ये बेंजीन रिंग है भाई, इस पे OH लगा, यहाँ भी अटैक हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। बट कहाँ करेगा? वहीं जहां उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, तो या ऑर्थो पर करेगा या फिर पैरा पर। सिमिलरली अगर मेरे पास ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दूं मैं बेंजीन रिंग में, तो ये क्या है सर? ये हमारे पास माइनस आर शो कर रहा है। ये क्या करेगा? हमारे पास जो ऑर्थो पैरा है उस पर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारे पास, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या इस पॉजिटिव पर अटैक करना चाहेगा? नहीं सर, इलेक्ट्रोफाइल का भाई तुम्हारे पास तो खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम मुझे क्या इलेक्ट्रॉन दोगे? तो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। सिमिलरली पॉजिटिव और कहाँ का आएगा? सर यहाँ भी आएगा पॉजिटिव, यहाँ भी आएगा पॉजिटिव। हमने पता है कि मेटा अनइफेक्टेड का। तो अब मुझे बताइए विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड ओनली, इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो या नहीं? क्या मतलब? मेटा पर एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन, एज कंपेयर टू पैरा पोजीशन, क्या मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ही बढ़ गई मेटा पर? जैसे सर यहाँ से मैं बताऊं, अगर तीन लोग हैं, तीन लोगों को मैंने दिए, किसी ने दिए 10-10 रुपए, तो उन तीन में से ये जो दो लोग हैं, इन दोनों ने क्या करा, अपनी कोई चीज सामान लिया, तो इनके पास 0-0 रुपये होगा। और ये बेचारा था, इसने भाई कोई खर्च नहीं करा, इसके बाद 10 रुपए। तो हमें मुझे बताइए किसके पास ज्यादा पैसे हैं? सर इसके पास ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि इन दोनों ने खर्च कर दिए। इसके पास ज्यादा पैसे इसीलिए नहीं है कि इसने और ज्यादा इसको पैसे मिल गए, इसको पैसे नहीं मिले, तीनों को बराबर मिले थे पैसे, लेकिन इन दोनों के चले गए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन तीनों के पास बराबर थे, लेकिन ड्यू टू माइनस आर ऑर्थो के चले गए, पैरा के चले गए, मेटा के पास उतना ही था जितना वो पहले था। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होगा सर? इसी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारी इन जनरल खुद ही ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू मेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना चाहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेटा पर करेगा इन केस ऑफ माइनस आर वाले ग्रुप में। वो कहेगा जब माइनस आर हो रहा है तो नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेटा पर ही आ सकता हूँ, ऑर्थो पैरा पर नहीं है। अगर मैं ऊपर वाले को एग्जांपल समझाऊं, जैसे यहाँ पे तीनों को मान लेते हैं कि 10-10 रुपए दिए इस वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे मान लेते हैं किसी भी दो, ये दोनों थे, इन दोनों को और पैसे मिल गए, दैट इज और इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इनके पास अब हो गए 20-20 रुपए। वेयर एज मेटा था वो 10 पर ही था। तो अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, ये मेटा ऑर्थो पैरा 10-10 रुपए थे, इनको इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इनको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इनके पास 20 रुपए हो गए, बट इसको नहीं मिले बेचारे को। तो ये 10 के 10 पर ही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? सर वहीं आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, दैट इज इधर आएगा, दैट इज साथ में इधर भी आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा इधर आएगा। तो दैट्स दिस इज द कंसेप्ट। और नीचे अगर हम देखें इस वाले केस में, हमारे पास मेटा पर 10 ही रुपए हैं, बट इन दोनों पर हो गए हैं 0, क्योंकि इनके चलेगा इलेक्ट्रॉन।
इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो आयो आपको ये डेली लाइफ से समझ में आऊंगा। अब आप मुझे बता दीजिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होता है यहाँ पे। कोई हमारे पास बेंजीन रिंग बना लेते हैं। बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं सर? बेंजीन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। क्या बात करो यार, C6H6 फॉर्मूला नहीं पढ़ा ये सर, सॉरी भूल गए थे। तो यहाँ हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। तो हमारी बेंजीन की जो रिएक्शन होती है वो होती है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म हम आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल पढ़ेंगे। अभी रेट की बात कर लेना। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस, यहाँ पे H प्लस लूज कर जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा। तो अब मुझे बताइए इस केस में ये जो बेंजीन है अभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर। इस केस में बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा सर? इस केस में आप कंफ्यूज हो गए भाई, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा होगी नहीं। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ऑर्थो मेटा पैरा जब होगी जब कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जब कोई ग्रुप आएगा, उसके रिस्पेक्ट में होगी ऑर्थो पैरा। अभी कहीं पर भी अटैक करा दीजिए, बात एकदम सेम ही रहेगी। तो हम ऊपर वाले ही उसको हटा देते हैं और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल को ज्वाइन कर दिया। तो आयो अब आपको ये बात फिर से रिमाइंड हो गई कि भाई ऑर्थो पैरा मेटा नहीं करना है जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। अब लगा दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पर। मुझे बता दिया ऑर्थो पैरा मेटा आपको पता है? यस सर, ऑर्थो पैरा मेटा बिल्कुल पता है हमें। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब कहाँ अटैक करेगा सर? ये तो डिपेंड करता है आपने कौन सा ग्रुप लगाया। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। दो पॉसिबिलिटी है। मैं कह रहा हूँ अगर ये ग्रुप प्लस आर ग्रुप हुआ तो मुझे बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। सर 2 मिनट का काम है ये तो बताना सर। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही रहेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर वो प्लस आर है तो सर या तो वो करेगा मेरे पैरा पर अटैक सर, या फिर वो कर जाएगा ऑर्थो पर अटैक। बिल्कुल आपने एकदम एग्जैक्ट सही बात बताई। क्यों सर? अभी पीछे पीछे समझाए, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर आना चाहेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस केस में मैं आपको कह रहा हूँ माइनस आर। सर आपने माइनस आर दिया है तो इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, वो फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा पर तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू मेटा। तो यहाँ पर अब मजबूरी है इलेक्ट्रोफाइल की कि यहीं पर आ पाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे मैं एक आध लाइन लिख रहा हूँ। ऐसे ग्रुप्स जो शो करते हैं प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट, जो शो करते हैं ऐसे ग्रुप, वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जितने भी ग्रुप्स मेरे प्लस आर या प्लस एम शो करते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और ऐसे ग्रुप जो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। सर ये तो एकदम क्लियर बात है। जितने भी हमारे प्लस आर वाले ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑन ऑर्थो एंड पैरा। तो वहीं पर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। सर सिमिलरली जो माइनस आर वाले वो हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं। कहाँ पर? ऑर्थो और सॉरी मेटा पर घटा देते हैं। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सिंबल हमारे पास ये हो जाएगा, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, मुझे बताइएगा ट्रू है या फॉल्स। ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जितने भी लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या फिर और ऑल प्लस आर प्लस एम आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मतलब ऐसे ग्रुप्स जो ऑर्थो पैरा की तरफ डायरेक्ट कर रहे होते हैं वो सारे हमारे या तो प्लस आर प्लस एम होते हैं या फिर वो सॉरी या तो वो और क्या कह रहा हूँ मैं, जितने भी हमारे पास ऑल ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं या फिर सारे प्लस एम और प्लस आर आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो आंसर इज फॉल्स। सर ऐसे कैसे फॉल्स हो सकता है? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात गलत है। हेलोजेंस क्या होते हैं सर? हेलोजेंस हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे होते हैं ओवरऑल, बट वो प्लस आर भी कर रहे होते हैं। तो वो कौन से डायरेक्टिव होंगे? यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये लिखा है ग्रुप दैट शोज, ये नहीं लिखा ग्रुप दैट शोज डोमिनेंट प्लस आर। नहीं, जो प्लस आर दिखा रहा हो मतलब जिसके पास लोन पेयर होगा ना, वो ऑर्थो पैरा ही डायरेक्टिंग होगा हर हाल में। तो यहाँ पे जो है ये फॉल्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे जो हेलोजेंस है मेजरली, वो हमारे हेलोजेंस क्या होते हैं? वो हेलोजेंस हमारे शो करते हैं माइनस आई ओवरऑल, बट क्योंकि वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। दे आर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल ऑन बेंजीन रिंग विद देयर माइनस आई इफेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि वो कौन से डायरेक्टिंग हो जाए? मेटा डायरेक्टिंग हो जाए, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। तो हमारे जो
हेलोजेंस होते हैं उनके पास लोन पेयर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑर्थो पेरा पर। बट वो ओवरऑल क्या होते हैं, वो ओवरऑल विड्रॉइंग इन नेचर होते हैं और वो हमारे डीएक्टिवेटिंग होता है। बट अगर मैं यहाँ लिख दूं ऑल माइनस आर माइनस एम ग्रुप्स, जो भी माइनस आर और माइनस एम ग्रुप शो कर, माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट जो शो कर रहे होते हैं, इफेक्ट ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। बट वो वाली क्यों फॉल्स है, क्योंकि वो वाली में हेलोजेंस का एक केस आया था, उस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, वो कहां पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा जहां हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा। सर एक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, बेंजीन में नॉर्मल रहती है, इसमें कम हो जाती है। अगर हम बेंजीन को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि बेंजीन हमारे पास रेफरेंस है, एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यस सर ज्यादा होती है, तो रेट क्या होगा, बेंजीन से ज्यादा होगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या बेंजीन से कम हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यस सर यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन ग्रुप, तो क्या इसका रेट बेंजीन से कम होगा, यस सर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इस तरीके से ये उधर जाने में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इनमें हमारे पास जो है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक के। तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है इनको इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है करते हैं। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है सर, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है हमारे पास, ये है हमारे पास एल्डिहाइड और ये शो करेगा माइनस आर। ये क्या शो करेगा सर, यहाँ पे NH2 है तो ये शो करता है प्लस आई की प्लस आर, सर प्लस आर शो करेगा, कैसी बात करें। और यहाँ पे कोई शो नहीं करेगा, तो क्या होगा सर हमारे पास, अगर हम इसको ले लेते हैं वन, इसको 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 ए बी सी कर लेते हैं, शॉर्ट में रहेगा। तो सबसे ज्यादा किस पे होगा सर, प्लस आर वाले पर सबसे ज्यादा होगा, देन बेंजीन पर होगा, देन सबसे लास्ट में ही होगा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है सर, यहाँ पर ये शो कर रहा है हमारे पास प्लस आर। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो क्या करेगा सर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बढ़ जाएगा। बट ये जो है क्लोरीन हमारे पास माइनस आई शो करता है और ये प्लस आर भी शो करता है। बट क्या होता है इस केस में, माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस आर। तो ओवरऑल क्या होता है सर, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। और आप सभी को ये बात पता होगी, ये हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कर रहे होते हैं, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे होते हैं। तो अगर वो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं तो क्या होगा सर, अगर वो इलेक्ट्रॉन पर वो सॉरी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, दैट मींस उनका रेट कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा सर, ये इस वाले का होगा, दैट इज सी का हमारे पास। देन हमारे पास बेंजीन का होगा, देन हमारे पास ए का होगा। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ये बड़ा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे हो रही है प्लस आर। क्या प्लस आर किसकी वजह से होगी, यहाँ पर प्लस आर ड्यू टू प्लस एच की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फा एच मौजूद है, इसकी वजह से होगा। सर ये बेंजीन रिंग है सिंपल, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। सर यहाँ पे प्लस आर है, यहाँ पे प्योरली प्लस आर है, तो इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या था हमारे पास, वीकली एक्टिवेटिंग में आता है, याद होगा आपको, ठीक है। सर ये एनोड, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से माइनस आर शो करेगा, खतरनाक वाला। और सर ये हमारे पास माइनस आई शो करेगा। तो हमने सबके इफेक्ट लिए। तो सबसे ज्यादा किसका होगा सर, सबसे ज्यादा NH2 का होगा, क्योंकि प्योरली प्लस आर शो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा सी का लिख देते हैं। फिर उसके बाद सर प्लस आर ड्यू टू प्लस एच होगा, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। सर ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा रहे हैं, तो इसका मतलब अब बेंजीन साहब आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब किसको लिखूं सर, अब जो है हमारे पास दो ऑप्शन है, माइनस आर और माइनस आर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कौन करेगा सर, माइनस आर वाला ज्यादा कम करेगा, ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है। तो सबसे ज्यादा कम कौन करेगा सर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा ये। तो किस पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना जाएगा सर, इस पर तो बिल्कुल नहीं आना जाएगा, तो इसको सबसे पीछे लगाना है। आई होप आपको ये ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से यहाँ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर लगाया जा रहा है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर सर ये लोन पेयर मौजूद है, तो यहाँ पे प्लस आर शो करेगा। सर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पर ये माइनस आर शो करेगा। सर यहाँ पे बेंजीन है, तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। सर यहाँ पे ये माइनस आई शो करेगा। तो सबसे पहले लगा दूं एक वजह से, लगा दीजिए, आंख बंद करके लगाइए, एक्टिवेटिंग है। अब हमारे पास दोनों क्या है सर, ये भी डीएक्टिवेटिंग, सर ये भी डीएक्टिवेटिंग, तो ये क्या आएंगे, बेंजीन से पीछे आएंगे। तो मैं लगा देता हूँ पहले सी को। अब बी और डी में से मुझे सोचना है किसको लगाऊं। तो सर यहाँ पे माइनस आर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस आर से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये हमारा पास मॉडरेटली उसमें आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में भी है। तो ये हमारे पास जो है माइनस आर शो कर रहा है, बट ये क्या है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आर से खींच रहा है।
तो ये हमारे पास इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम नहीं होगी जितनी इस पर कम होगी, तो बी वाले पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहेगा भाई मुझे नहीं आना, मैं डी के पास ही चलो चला जाऊंगा, तुम रहने दो। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेजोनेंस, ये सर रेजोनेंस, तो ये क्या है सर, प्योरली प्लस आर। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी रेजोनेंस, बट यहाँ पे जो है रेजोनेंस दो तरह का, इधर भी इधर भी, तो यहाँ पे जो प्लस आ रहा है, बट ये थोड़ा सा बिजी आदमी है, दो तरफ घूम रहा है, ये एक पर फोकस नहीं कर रहा, तो ये बढ़ाएगा, बट ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। वेरा सीएन के केस में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है, ये तो अपनी तरफ ले लेगा, तो ये प्योरली माइनस आर वाला इफेक्ट शो करेगा। वेरा क्लोरीन हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो क्या लगाएं सर, प्लस आर को सबसे ज्यादा लगाएं। कौन सा प्लस आर, जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट कर रहा होगा, दैट इज माई ओएच वाला, तो सी सबसे आगे लगा देंगे। देन मैं लगाऊंगा अब ए को, क्योंकि ये भी प्लस आर है। अब किसको लगाऊं, माइनस आर को या माइनस आई को? सर माइनस आर में बहुत ही कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसको सबसे पीछे रखना है, डी एंड देन बी। ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वी हैव यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन वी हैव दैट इज CH3, वी हैव अल्फा हाइड्रोजन दैट इज प्लस H है यहाँ पर ड्यू टू प्लस आर, या फिर खाली प्लस H लिख देता हूँ, या फिर वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे है माइनस आर, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर है प्लस आर, तो सबसे पहले प्लस आर वाला आ जाएगा, फिर प्लस H वाला आ जाएगा, फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन हमारे पास जो है घटा रहा, बेंजीन पर न्यूट्रल है और इस पर जो है कम हो रही है, तो ये सबसे पीछे आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। आई होप अब आप एकदम इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबली इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमें करने। तो ये हमारे पास हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अभी ऐसा करिए, 10 सेकंड के लिए भूल जाइए कि आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, और मुझे इसका ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट से बताइए क्या आना चाहिए। सर इंडक्टिव इफेक्ट से मतलब समझे नहीं, जैसे आप निकालेंगे जनरल ऑर्डर क्या होगा सर, इसका ऑर्डर सिंपली निकलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे प्लस आर ड्यू टू प्लस एच, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस एच है सर, यहाँ भी प्लस एच है, यहाँ पर भी प्लस एच है, और यहाँ पर प्लस एच नहीं है। सर यहाँ पर क्यों प्लस एच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप सभी को बताओगे हाइपर कॉन्जुगेशन कब होती है, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जिस पर क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा मेरे पास होगी वो, दैट इज व्हाट डू वी कॉल इट, उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो ग्रुप मेरे बेंजीन रिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली बता देंगे कि ए में सबसे ज्यादा अल्फा है, तो ए देन बी देन सी देन डी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक का ऑर्डर हो जाएगा। बट अभी मैं कह रहा हूँ आप भूल जाइए, उस समय में चल रहे हैं करीब 200 करोड़ साल पहले, सॉरी मतलब कुछ सालों पहले तक चल रहे हैं, जहां पर जो है इन हाइपर कंजुगेशन आया ही नहीं था। तो क्या आया था तब, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट था। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से सोचे तो हम सोचेंगे सर ये दे रहा है प्लस आई, ये और ज्यादा प्लस आई दे रहा है क्योंकि यहाँ ज्यादा मिसाइल है, ये और ज्यादा प्लस आई और ये और ज्यादा प्लस आई, तो इस वाले का जो प्लस आई है वो सबसे ज्यादा होगा, इस वाले का प्लस आई थोड़ा सा कम होगा, इस वाले का प्लस आई और कम होगा, इस वाले का और कम होगा। तो हमें अभी तक यही पता था, अभी हम बिल्कुल पीछे जा चुके हैं पास में। तो हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए था कि इस वाले इलेक्ट्रोफाइल का, सॉरी इस वाले पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पर सबसे तेज होने चाहिए था। बट साइंटिस्ट लोगों ने या फिर हम लोगों ने, हम जब पास में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने देखा कि इस वाले का सबसे ज्यादा रेट आया, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता लगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट फेल हो गया मतलब तभी हमारे पास एक नई इफेक्ट की हुई, दैट इज डिस्कवरी, जिसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर करा था, दैट इज मैं और आप, एंड हमारा नाम है बेकर एंड नाथन। तो इसका नाम था बेकर नाथन इफेक्ट, इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये दूसरा नाम था, मैंने तब उसी लिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे ये एग्जाम्पल आगे रेजोनेंस में करवाना था इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आपको पता है क्या होना चाहिए, आपको पता है ऑर्डर ये होना चाहिए था, और यही होगा अगर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से कहते हैं कि भाई इसका प्लस आई कम, इसका और ज्यादा प्लस आई, इसका और ज्यादा प्लस आई, इसका सबसे ज्यादा प्लस आई, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल सबसे तेजी से अटैक करेगा। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो हमें ऐसा नहीं मिला, हमें रिजल्ट उल्टा ही मिला। तो हमने जो देखा तो हमें पता लगा कि अच्छा जो नया इफेक्ट ईजाद हुआ जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डिस्कवर हुआ था, एंड ये किसने करा था, बेकर एंड नाथन ने। सो दिस इज द एग्जाम्पल जो हमारे पास होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, बेकर नाथन इफेक्ट भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने यही वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू फाइंड हाइपर कॉन्जुगेशन। टू फाइंड नहीं, वो आराम से अपना रेट निकाल रहे थे, उन्होंने रेट निकालते निकालते देखा कि रेट तो उल्टा आ गया, तो उन्होंने पता था भाई इंडक्टिव इफेक्ट उन्होंने पढ़ रखा था, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो उन्होंने पढ़ रखा था, बट द प्रॉब्लम वो उसकी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ उनका आंसर नहीं आ रहा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट फेल हो गया। तो दैट मीन्स कुछ तो बात है, मतलब कुछ हमारे पास ऐसा राज है जो उन्हें नहीं पता था, तो वो राज क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी क्या मैं समझाना चाह रहा था, वाई आई टुक दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। ऐसे कंपाउंड्स जो स्टेबल होते हैं, जो साइक्लिक स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिसिटी जो है हमारे पास, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड तो उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो हमारे पास साइक्लिक हो। साइक्लिक पता है ना क्या होता है ये सर, साइक्लिक रिंग हमने पढ़ी है। और स्टेबल कंपाउंड्स हो, या फिर इससे पहले आइए आपको दिखाऊंगा, आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी है ना एरोमेटिसिटी। हाँ सर। तो यहाँ पे कोई भी एक मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि उस पूरे कंपाउंड में करंट बनेगा, दूसरा ये है करंट नहीं बनेगा। करंट का क्या मतलब है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया याद होगा, मैंने बेंजीन रिंग से बताया था। मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग में जब हम देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का पूरा करंट बन रहा है और वो साइक्लिक में है। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, हमें डायरेक्शन नहीं पता, बट इलेक्ट्रॉन कीप्स रिवॉल्विंग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है, यहाँ पे करंट का लूप बन रहा है। तो ऐसे केस में जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब हमारे पास करंट बनता है। अगर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना ही होता, मतलब इससे आगे नहीं जाता, तो ये लूप नहीं बन रहा, तो यहाँ पे करंट नहीं बनता। बट इन केस ऑफ बेंजीन करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें करंट प्रोड्यूस होता है और कुछ ऐसे जिनमें करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, जैसे कि ये, जिसमें रेजोनेंस क्या होती है, इनमें रेजोनेंस जहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म होती है, लूप बन रहा होता है, पूरा लूप। लूप समझेंगे ना, जहां पे शुरू वहीं पे खत्म, तो वो बन रहा होता है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें करंट होता है, जिसमें नहीं होता। अगर करंट होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? यस सर, मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर में से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है, उसकी डायरेक्शन आप थंब रूल वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, किस तरीके से आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जो है दो केसेस यहाँ पे आ जाते हैं करंट वाले में, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। करंट के आगे ये दो केसेस आते हैं कि भाई करंट तो आ रहा है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं बी से लिख रहा हूँ, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे। आपको नाम पता लग जाएगा ये बात सुनते ही। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड से हो रहे होंगे रिपेल। बता दिए क्या नाम होता है सर? ऐसे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड से होते हैं अट्रैक्ट, उनको हम कहते हैं क्या सर? पैरा मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ये सर उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो रिपेल होते हैं उनको हम कहते हैं डाया मैग्नेटिक। तो ये वाले कंपाउंड्स हो गए पैरामैग्नेटिक, और ये आ गए हमारे पास डाया मैग्नेटिक। सर आप ये बता क्यों रहे हैं? तो आइए ध्यान से समझाऊं आपको। जो रिपेल होते हैं वो होते हैं क्या? डाया मैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं हमारे, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं हमारे, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और जो हमारे डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास एरोमेटिक। और जिनमें करंट नहीं बन रहा होता उनको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। करंट क्यों नहीं बन रहा होता? क्योंकि उनमें लूप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा होता। तो ये होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। अब आगे इसको पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक सिटी एग्जिस्ट करने के लिए मेजरली चार चीज होती है, नॉट एकदम हमेशा, बट मेजरली चार चीज होती है जो पढ़ाई जाती है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है सर? जहां से रिंग शुरू हो, या फिर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ज्वाइंट होना चाहिए। जैसे ये मैंने बना दिया, तो इसमें फर्स्ट ये लास्ट है, तो क्या ये आपस में ज्वाइन है? नहीं, तो क्या ये साइक्लिक होगा? नहीं सर, ये साइक्लिक नहीं होगा। ये हमारे पास साइक्लिक रिंग आ गई। यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? हाँ, ये पेंटेन ड्रॉ कर रहा था ना, ये साइक्लिक रिंग आ गई। ये आपकी डबल साइक्लिक हो सकती है कुछ, ये आपने देख लिया, ये साइक्लिक रिंग। तो ये सारी साइक्लिक रिंग आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी साइक्लिक होते हैं, मतलब जहाँ शुरू और खत्म में एंड पे जो है, जो एंड पॉइंट है वो मिला हुआ होता है, ये हमारे पास होता है साइक्लिक का। ठीक है जी। दूसरी चीज होती है प्लेनैरिटी। कोई भी कंपाउंड प्लेनर कब होता है? प्लेनैरिटी, क्या आपको ट्राइगोनल प्लेनर याद है सर? उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है सर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हमारे पास कोई कंपाउंड प्लेनर होगा तो मतलब उसकी सारे जो ऑल एटम्स है उन सभी की sp2 होने चाहिए। मेजरली कार्बन होंगे, बट ऑल एटम्स जो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होने ही चाहिए, sp2 होना ही चाहिए। ये मतलब होता है प्लेनैरिटी का, कि एक ही प्लेन में हो। जनरली हमारे पास यही मतलब होता है, एक आध एक्सेप्शन होगी, उसको भी हम देखेंगे, बट मेजरली जो मतलब है वो ये कि पहले सारे कंपाउंड प्लेन हो। सर हम ये पढ़ क्या रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब बिहेव करेगा। दीज आर कॉल्ड conditions to be aromatic. First of all, the compound has to be aromatic. Second is the compound has to be planar, means सारे कार्बन या फिर सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखें सर, हाँ दिखा दीजिए। बेंजीन देखें, हाँ सर, क्या हाइब्रिडाइजेशन है सर? सबकी sp2 है। एक क्वेश्चन पूछो? हाँ सर पूछ लीजिए।
देखते हैं कल का कितना याद है। मुझे बताइए इसमें क्या नाइट्रोजन sp2 है या sp3? सर इसमें एक बॉन्ड पे या दो बॉन्ड पे, तीन बॉन्ड पे, सर ये चार, चौथा लोन पे। तो सर ये इसका स्टेरिक नंबर आ रहा है 4, तो ये होगा sp3, जो कि नहीं होगा अगर आपने बोल दिया। ये sp3 इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कल इसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा है, कल आई गेस लास्ट क्लास में ये पढ़ी होगी बात रेजोनेंस में, कि यहाँ पे सारे पी वाई में होंगे चार ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3 को छोड़ के पीवाई में आ जाएगा ताकि ये रेजोनेंस में टेक पार्ट कर सके। और रेजोनेंस में अगर ये टेक पार्ट करेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर इसका नहीं है। तो ये भी हमारे पास इसमें सारे लोग क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बन भी हमारे पास sp2 है। ये बताएंगे आप? यस सर बता देंगे, आप जो पूछते रहेंगे वो बताते ही रहेंगे, हमारा तो काम ही बताना है, आप क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पे देखिए ये अब बताइए यहाँ का क्या होगा। सर यहाँ पे जो है एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है सर। यहाँ पे क्या है सर, ये जो लोन पेयर है हमारे पास रेजोनेंस कर रहा होगा या फिर ये कर रहा होगा, अब ये बता दिया आपने, अभी अभी ये बताया। तो यहाँ पे हमने क्या बात कर दी सर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी sp3 होगी। तो क्या होगा यहाँ पे पी वाई सारे ऑर्बिटल नहीं है सर पी वाई, तो लोन पेयर किस में आना चाहेगा? सर लोन पेयर चाहेगा कि मैं हाइब्रिडाइजेशन छोड़ू और आऊं पी वाई में। ये मेरा पी वाई ऑर्बिटल है, सारे पी वाई में रेजोनेंस हो रही है मान लेते हैं। तो जब रेजोनेंस हो रही है पी वाई में, तो क्या होगा सर, मतलब हमारे पास एक जो है फ्लो बन जाएगा, तो ये भी आएगा, तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी कंपाउंड की। तो ये क्या चाहेगा हमारे पास, ये कंपाउंड अपनी वो छोड़ के, दैट इज अपना ऑर्बिटल छोड़ के, कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दैट इज sp3 को छोड़ के आ जाएगा पीवाई में। क्या सर दोनों आ सकते हैं? मुझे बताइए, क्या एक ऑर्बिटल में दो लोन पेयर दैट इज चार इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नो सर, तो आएगा ही नहीं। अगर आएगा भी, ये इसकी अपनी दूसरा लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन छोड़ के भी आना चाहेगा ना, तो किसमें आएगा सर? मान लेते हैं पीएक्स में आएगा। भाई कुछ फायदा ही नहीं होगा उसका पीएक्स में आने से, कहाँ से रेजोनेंस करवा लोगे आप उसकी, तो वो नहीं आएगा हाइब्रिडाइजेशन छोड़ के। बट एक लोन पेयर इनमें से आ जाएगा, तो यहाँ पे अब एक लोन पेयर नहीं बचा, तो दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp2, इन सभी की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये कंपाउंड प्लेनर है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट थिंग इज डीलोकलाइजेशन। सर डीलोकलाइजेशन तो हमने पढ़ा है, लोकलाइजेशन मतलब एक जगह बैठे हो, और डीलोकलाइजेशन मतलब फिरने लगे। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब पूरी रिंग में रेजोनेंस होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास होता है अगर डीलोकलाइजेशन की बात की जाए। नेक्स्ट थिंग इज हक्कल्स रूल। तो यहाँ पे हक्कल साहब ने अपना रूल दिया था, उन्होंने बताया था कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड सबसे पहले हक्कल रूल फॉलो करेगा, किसके लिए? एरोमेटिक के लिए भी और एंटी एरोमेटिक के लिए भी। तो कंपाउंड जो है, जो भी कंपाउंड है, अगर उसके पास 4n, सर व्हाट इज दिस एन? एन इज नेचुरल नंबर, यस एन इज नेचुरल नहीं होल नंबर होगा इसके। 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास वो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक। एन की वैल्यू 0 1 2 3, सर मतलब अगर आप एन की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा सर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उस कंपाउंड में। अगर मैं एन की वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या आएगा सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही सोन चलता रहेगा। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या, जो रेजोनेंस में टेक पार्ट ले रहे हैं। क्या सर ये वाला लोन पेयर जो आपने बताया, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। बनाइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज नहीं है। तो डीलोकलाइज वाले सारे काउंट होते हैं हमारे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो ये हमारे पास काउंट होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिन्होंने या तो पाई बॉन्ड बनाई हुई है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बना सकते हैं का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉन क्या पाई बॉन्ड बना सकते हैं लोन पर? बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो ये हमारे पास किस में काउंट होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होंगे। तो ये हमारे पास हक्कल साहब का रूल था। अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो हक्कल साहब की एक आध बात देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले बेंजीन बना लेते हैं, इसकी चेक करते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं। सर क्या ये सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है, तो साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? ये सर सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है। अगर ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, क्या सर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन? ये सर यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी रिंग में रेजोनेंस है। ये सर कंप्लीट लूप बन रहा है, ये सर कंप्लीट लूप बन रहा है। नेक्स्ट थिंग इज हकल्स रूल के बारे में, कितने इलेक्ट्रॉन है सर इसके बाद? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दो इसमें दो इसमें दो इसमें, ये सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? सर एन की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी 1। तो यहाँ पर यस, ये हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो बेंजीन क्या है हमारे पास? एरोमेटिक है। नेक्स्ट कंपाउंड है जो पीछे पेज पे बनाया था, यस सर उसको ले लेते हैं। मैंने दो कंपाउंड बनाए थे, एक कंपाउंड था ये, इसका नाम आपको मैं बता देता हूँ, इसका नाम होता है फ्यूरन। फ्यूरन। तो यहाँ पे लोन पेयर है, यस सर लोन पेयर बिल्कुल मौजूद है। तो ये है फ्यूरन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गए लोन पेयर।
एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है। क्या इस सारे के सारे सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है सर? क्या प्लेनर है? यस सर, देख लिया हमने। ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है बिकॉज लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, तो लोन पेयर नहीं होगा हमारे पास ऑक्सीजन के पास, वो रेजोनेंस में। क्या डीलोकलाइजेशन है? यस सर, पूरी डीलोकलाइजेशन। अब हाकल्स रूल क्या कहता है सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो यहाँ पे कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आता है पायरोल। इस साहब का नाम होता है पायरोल। बताइए भाई, क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? या सॉरी, एंटी एरोमेटिक पढ़ा नहीं अभी। आप बताइए ये कौन है सर? ये पायरोल है, आपने नाम बता दिया। साइक्लिक है? यस सर। प्लेनर है? यस सर। नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है बिकॉज लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। क्या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन? यस। हकल्स रूल्स के हिसाब से क्या आ रहा है सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर लूं मैं, तो इसको भी आपने पिछली क्लास में आई गेस देखा होगा। इसका नाम क्या होता है? पायरिडीन। हाँ, तो ये पायरिडीन साहब है हमारे। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। बताइए मुझे, क्या ये हमारे पास रेजोनेंस में है? क्या ये सबसे पहले प्लेनर, सबसे पहले साइक्लिक देखते हैं ना, तो साइक्लिक देख लेते हैं। साइक्लिक है। प्लेनर देख लेते हैं। सर लोन पेयर इस पर है, तो आप देख सकते हैं एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर। सर ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में होगा, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो सर अब क्या करें? जो आपने बोला है उसको दोबारा सोचिए। सर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, लोन पेयर को रेजोनेंस में होने के लिए क्या चाहिए होता है सर? वो सेम ऑर्बिटल में हो। पाई सिग्मा लोन पेयर हमने पढ़ा है, बट क्या होता है, ये पी वाई में है, ये पी वाई में है, अगर ये भी पी वाई में है, ये भी पी वाई में है, तो यहाँ पर भी पी वाई में होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने पहले ही पाई बॉन्ड बना रखी है। इसका जो पी वाई है वो यूज हो चुका है, तो क्या नाइट्रोजन किसी और, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर किसी और ऑर्बिटल में आना चाहेगा रेजोनेंस के लिए? सर रेजोनेंस में आने के लिए इस लोन पेयर को पीवाई में होना होगा, बट पीवाई ने पहले ही पाई बॉन्ड बना रखी है, तो ये काम नहीं हो सकता। तो पीएक्स और पीजेड में आके ये क्या कर लेगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगी, तो ये लोन पेयर हमारे पास जो है रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा और हाइब्रिडाइजेशन में करेगा, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा, तो प्लेनर है हमारा कंपाउंड। ये दोबारा आपको समझा दिया। नेक्स्ट इज डीलोकलाइजेशन। ये सर आप देख सकते हैं इधर बेंजीन की तरह पूरी इसमें रेजोनेंस हो रही है, तो रेजोनेंस इज कंप्लीट हियर। नाउ लेट अस काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन। सर ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। आप नाइट्रोजन का लोन पेयर मत गिनिएगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान रख लिएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं काउंट करना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल्स रूल फॉलो कर रहे थे, कंपाउंड इज एरोमेटिक। कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वासी एरोमेटिक। अब क्वासी एरोमेटिक को आप कह सकते हैं जो दिखने में एरोमेटिक नहीं होते, बट होते एरोमेटिक से, बिकॉज उसमें हम क्या करते हैं, जो भी सबसे पहले इसमें क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करते हैं हम? पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, या फिर पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा रहा हूँ अभी, बिल्कुल जस्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कोई एटम है ए, यहाँ पर मान लेते हैं ये पूरी रिंग है कोई सी भी, ऐसी मैं आर लिख रहा हूँ ये रिंग। तो हम क्या करेंगे, ये अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। अगर ऐसा आ गया और हमने देखा भाई ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं क्वासी एरोमेटिक। सर एग्जांपल दीजिए, कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल बेटा, 10 सेकंड रुकिए। ये मैंने कंपाउंड ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर, आपने कर दिया, अच्छी बात है। अब क्या होगा यहाँ पर, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो क्या बचा सर? यहाँ पर ये कंपाउंड इस हालात में बचा है। मुझे बताइए क्या कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन है? यस सर, कॉन्जुगेशन है। सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सारे के सारे हमारे पास प्लेनर हो गए, इसका मतलब sp2 भी हो गए, प्लेनर भी हो गए, डीलोकलाइज भी हो गई, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन दिस कंपाउंड इज माई एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड मेरा दिखने में एरोमेटिक नहीं था, बट एक्चुअल में इट इज एरोमेटिक। एक और एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूं जहां पर ऐसा नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं ऊपर, जैसे ही मैंने बॉन्ड को कर दिया ऊपर शिफ्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऊपर नेगेटिव आ जाए, ठीक है सर, आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। क्या इससे कोई फायदा हुआ है? सर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ना ये प्लस रेजोनेंस में है, ना ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर नहीं होगा। अगर प्लेनर नहीं होगा तो हमारे किस काम का, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हर कंपाउंड में नहीं करना है ऐसा, उन कंपाउंड्स में करना है जो हमारे एरोमेटिक बन रहे हो। एक आध एग्जांपल और अगर मैं लिखवाना चाहूँ क्वासी एरोमेटिक का,
तो एक बेसिक सा लिखवा देता हूँ, 7 की रिंग का भी होता है ये ये ये। क्या करेंगे आप, बॉन्ड तोड़िए ऊपर की तरफ, जैसे ही आप इधर माइनस इधर प्लस आएगा तो आप देखेंगे इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस इज माई एरोमेटिक, हक्कल्स रूल्स को पूरा फॉलो करें। तो ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए सर, एंटी एरोमेटिक के लिए वही एरोमेटिक का उल्टा कर दें। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं एरोमेटिक का उल्टा कर दीजिए, नहीं ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हकल्स रूल्स फॉलो करे। बट इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या सर एन की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं बेटा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं वाला नहीं होता हमारे पास केस। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एन स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2 एंड एन इज अ नेचुरल नंबर। पिछले वाले केस में एन मेरी होल नंबर थी, यहाँ पर है एन एक नेचुरल नंबर। तो हकल्स रूल्स को फॉलो अगर कर रहा है तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 4n पाई होने चाहिए। हो सकता है 4 हो सकता है 8 हो सकता है 12 हो। जैसे सबसे पहले जीता जाता एग्जाम्पल एक ये वाला देख लेते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर। ये सबसे पहले क्या है, ये साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, यस सर प्लेनर है, सारे sp2 हैं। डीलोकलाइज, यस सर है, हाई हाई उससे हकल्स रूल से 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे होते हैं एंटी एरोमेटिक। जैसे एक और एग्जांपल लूं, इसमें आप चेक करिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भी हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा। बाकी चीजें आप कंफर्म कर सकते हैं। कोई ये ना कहे कि सर ये लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट है इस कार्बन पर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बेटा लोन पेयर हमारे पास कौन से ऑर्बिटल में होगा एक बार सोचिए, क्योंकि इसको क्या करनी है, रेजोनेंस करनी है। तो लोन पेयर छोड़ के हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा हमारे पास पी वाई में, अगर इसने भी पी वाई वाली बॉन्ड ही बना रखी है। सो दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो गया, वो हो गया। अब हमारे पास अच्छा सॉरी, ये मैंने नॉन एरोमेटिक में पढ़ा दिया, सॉरी। सो लेट इसको पहले इसको चलिए एंटी एरोमेटिक कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो मैंने करेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया है एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स नॉन एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड सबसे पहले उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी सर, उनकी स्टेबिलिटी हमारे पास इनकी स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सो ये जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं सारे, पहली बात। यस सर वो तो दिख रहा है, साइक्लिक कंडीशन होनी चाहिए। मैंने इनिशियली आपको बताया था ये क्या होते हैं, पैरा या डाया सर, ये होते हैं पैरा मैग्नेटिक। तो ये हमारे पास होते हैं विच आर क्वाइट अनस्टेबल। तो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इतने ज्यादा कि हम सोच नहीं सकते। सो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। वेयर एज नॉन एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो नॉन एरोमेटिक हमारे पास ऐसे ही आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं मिडवे स्टेबिलिटी होती है। मिडवे स्टेबिलिटी, ना अनस्टेबल ना ही स्टेबल, बस ऐसे यहाँ ठीक ठाक है। मतलब जो कहते हैं ना, किसी से पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है, हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, बस ये हर बार ये कहते हैं हाँ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यही कहते हैं। जो एंटी एरोमेटिक में मतलब कोई भी बात करो वो रोने लगते हैं, और एरोमेटिक मतलब कोई बात करो अरे भाई मजा आ गया, मतलब इतना अच्छा चल रहा है। तो एरोमेटिक कुछ ऐसे होते हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये मिडवे स्टेबिलिटी वाले लोग हैं, बेचारे सीधे थे कि हाँ हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे कह के ये चले जाते हैं। तो यहाँ पर एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए सर, इसके लिए क्या कंडीशन की जरूरत है, सबसे पहली कंडीशन ये भाई, कोई भी चीज हो सकता है साइक्लिक ना हो तो नॉन एरोमेटिक हो, प्लेनर ना हो नॉन एरोमेटिक होगा, और क्या था अगर उसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ना हो तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये सारी कंडीशन हमारी हैं किसके लिए, नॉन एरोमेटिक के लिए। फिर तो अकल सूज का नाम ही नहीं आएगा। क्या ये साइक्लिक है, यस सर है। क्या ये प्लेनर है, नो सर, यहाँ पे sp3 कार्बन है। क्या कॉन्जुगेशन है, नो सर, सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। नाउ लेट्स सी, हमारे पास होता है सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए अगर हम देखें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सर आपने खुद ही बताया था कि एरोमेटिक वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते। एरोमेटिक के बाद कौन होता है सर, एरोमेटिक के बाद हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है वो आती है नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक के बाद आते हैं एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे खड़े हैं लाइन में, क्योंकि वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और क्या होता है उनकी कंडीशन, हमें सभी को याद है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड देन वी हैव नॉन एरोमेटिक, जिसमें इस ऐसा कुछ नहीं देखते, हो सकता है वो साइक्लिक ना हो सकता है वो प्लेनर ना हो सकता है उसमें डीलोकलाइजेशन ना हो, कल सूट तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तो ये होता है। अब हम यहाँ पे आगे चल के कुछ चीजें देख लेते हैं, दैट इज माई क्वेश्चन। इस तरीके से हमें क्लासीफाई करना है कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर आप खुद ही देख लेंगे, सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा, आप कुछ खुद भी तो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले ये साइक्लिक है, सब कुछ कंडीशन है, इसमें आप देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास होगा एरोमेटिक।
इसको देखेंगे आप तो आप इसमें पाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक को ए, एरोमेटिक को ए, नॉन एरोमेटिक को एन ए। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या है सर, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये रेजोनेंस में है? यस सर, ये यहाँ पे रेडिकल टूटेगा, ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये मतलब रेजोनेंस में। तो यहाँ पर है 3 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोलूँ सर, आप बोल दीजिए नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये हकर्स रूल तो फॉलो ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बोला आपने, ये हकर्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इस वाले को जब आप देखेंगे, दिस वाले को, तो यहाँ पे सर आपको क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पे एक sp3 कार्बन नजर आ रहा होगा, ये वाला, दैट इज दिस। तो ये भी हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। सर यहाँ पे आप देखेंगे सर, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट सब कुछ है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पर आप देखेंगे सर, ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है सर, बेंजीन हमारे पास ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिक ही होगा, ये तो हमने करा भी था। देन वी हैव बेंजीन, मैंने दो दो बना दी, अच्छा यहाँ पर ओके, सो बाय मिस्टेक आई मेड 2 बेंजीन, तो ये हमारे पास एरोमेटिक है। यहाँ पर अब क्या कर सर, यहाँ पर इसमें क्या है सर, यहाँ पे जो एच होता है ना बेंजीन का, वो एच माइनस के फॉर्म में निकाल दिया गया है, ये हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सही कहा। ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है सर। अब मुझे बताइए, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड वगैरह बना रखी, क्या ये रेजोनेंस है? यस सर। क्या इस रेजोनेंस में इस प्लस चार्ज का कोई रोल होगा? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे अगेन वही चल रहे हैं, यहाँ पे सारे पीवाई में है, ये भी पीवाई में होगा, ये भी पीवाई में होगा, ये भी पीवाई में होगा, ये भी पीवाई में होगा। तो अगर ये सारे पीवाई में, तो ये कहाँ पे होगा सर, ये एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, या फिर पीएक्स किसी में हो सकता है, बट नॉट इन पीवाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपस में रेजोनेंस में होंगे, ना कि हमारे पास अगला वाला कंपाउंड। तो ये आपस में रेजोनेंस भले ही कर रहे हो, ये सारे रेजोनेंस में होंगे, बट ये हमारे पास रेजोनेंस में नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो ये क्या होगा सर, इसमें अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये हमारे पास होगा एरोमेटिक। ये क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस चार्ज है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नो सर, कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जिस भी ऑर्बिटल में होगा, वो ऑर्बिटल हमारे पाई बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस ही नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ और सिर्फ सीधा सा एरोमेटिक। अब ये बेंजाइन है, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, इसको अभी रखिए, या फिर आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, इसका नाम हो सकता है आपको पता हो, बेंजाइन। इसके बारे में देखिएगा क्या होता है बेंजाइन, क्या किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं, इनको थोड़ा सा समझना होगा, आगे वाली चीजें तो वैसे मैं आपको होमवर्क, तो यहाँ पे लास्ट से चलते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है सर, ये नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। बस मैं आंसर लिख रहा हूँ, अब आपको करने हैं क्वेश्चन। ये एरोमेटिक है, ये क्या होगा, नॉन, नॉन की एंटी सर, ये होगा आपका नॉन एरोमेटिक। नॉन ही होगा ना, हाँ जी। मेरे हिसाब से तो ये नॉन ही होना चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर सर, यहाँ पे ये sp3 है, तो यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बाकी आप एक बार मुझे कमेंट में बता देगा, 29 में भी मैं गलत हो सकता हूँ। ये क्या होगा सर, ये एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा सर, ये भी एरोमेटिक होगा। क्यों सर, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होगा, आप यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर बॉन्ड शिफ्ट करिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कितने हो गए सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्वासी एरोमेटिक हो गया, मतलब एरोमेटिक हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इसको आप देखेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस है, इधर रेजोनेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर दोबारा इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव घूमता रहेगा, सही है। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में? यस सर, ये लोन पेयर हमारे पास रेजोनेंस में, ये इधर अपना वो दे देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन क्या होगा सर, देन यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, यस सर। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर, 1 2 3 4? नहीं बेटा, इस रेजोनेंस लोन पेयर को मत भूलिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे एटम इन अ प्लेन है, तो ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा सर, ये हमारे पास होगा एरोमेटिक। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये sp3 कार्बन है, तो ये नॉन एरोमेटिक। वेराज ऊपर वाला केस उल्टा है, वहां पे sp2 कार्बन है, यहाँ पे रेजोनेंस भी है पूरी, तो कंप्लीट रेजोनेंस है, तो ये एरोमेटिक होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए, हाँ ये बड़े सवाल है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? यस सर, यहाँ रेजोनेंस सर, लेकिन यहाँ कैसे होगा, ये क्या है, बोरॉन। बोरॉन के पास क्या चीज होती है सर, वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे रेजोनेंस यस बिल्कुल होगी। यहाँ पर सारे पी वाई हैं, तो इसका दैट इज वेरी, क्या नाम है इसका, बोरॉन का पी वाई हमारे पास खाली होगा, और ये रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, पूरी रेजोनेंस होगी, कंप्लीट कंजुगेशन होगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, 6 पाई कैसे, 2 पाई बॉन्ड में से आ गए, और दो दो पाई बॉन्ड में से आ गए, और दो इसके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये हमारे पास होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, एरोमेटिक। ये हमारे पास थोड़ा सा अलग केस है, यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट रिंग रेजोनेंस में, हाँ जी बिल्कुल है। क्या होगा यहाँ पर सर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस केस में हमारे पास होता है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है? यस सर, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो मैं इसको डैश में बना रहा हूँ। दूसरा भी हाइड्रोजन जो है हमारे पास डैश में ही होता है। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये दोनों हाइड्रोजन करते हैं रिपल्जन।
रिपल्जन से क्या होता है हमारे पास, ये कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक तो है बट ये प्लेनर नहीं रहता ड्यू टू इन दोनों की रिपल्जन। यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन है ये दोनों आपस में करते हैं रिपेल, तो ड्यू टू दिस रिपल्जन यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड प्लेनर नहीं रहता, ये प्लेनरिटी खो देता है और बन जाता है एक कंपाउंड नॉन प्लेनर। ये होता है इस केस में। नेक्स्ट वी हैव दीज टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सल्फर, ये यहाँ पर, यहाँ पे आएंगे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक। यहाँ पर ये तो हमने कर ही लिया था एरोमेटिक। ये देख लेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखेंगे आप 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास ये आप देखेंगे, हाँ ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 स्ट्रक्चर है, बेंजाइन की अभी बात करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो है हमारे पास इसका नाम होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो यस सर साइक्लिक रिंग है। ऑक्टा 8 कार्बन, यस सर 8 कार्बन है, तो एक ही वो लगाऊंगा ना, हाँ सर एक ही वो लगाइए। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा मतलब 4, 4 क्यों लिखा, क्योंकि सर इन है हमारे पास 4 डबल बॉन्ड टेट्राइन, तो ये हमारे पास होता है। ये जो हमारे पास है ना ये बन जाता है टब लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर होती है 8 की रिंग जो है हमारे पास, ये होती है हमारी नॉन प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है। दिस, यहाँ, 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 तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन वगैरह सब कुछ हो रही है, सब कुछ फुलफिल हो रहा है, बट ये कंपाउंड जो है इस वक्त ये एकदम ऐसा हो जाता है, ये प्लेनर बन जाता है, ये टब के जैसा बन जाता है। प्लेनर ये नहीं रहता, ये बन जाता है नॉन प्लेनर और साथ में टब शेप, तो ये हमारे पास बन जाता है टब शेप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये 3 कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में देखते हैं इनको कैसे कर। तो यहाँ पे जब भी एक से ज्यादा रिंग हो, मल्टीपल रिंग्स आए हमारे पास, उनको कैसे टैकल करना है ये हम देखते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ दिस, इस कंपाउंड में आप देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट आप कह लीजिए, या फिर रुकिए इसको इधर कर दो, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर, अब सही। आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या लूप ऑफ द इलेक्ट्रॉन बन रहा है, सबसे पहले क्या देखना है, लूप देखना है। और कौन सा लूप, लॉन्गेस्ट लूप। तो आप देखिए इधर से आप जा रहे हैं, यहाँ पे ये इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो यस यहाँ पे आपका लूप बन जाएगा। आप रेजोनेंस करेंगे, पूरी रिंग में रेजोनेंस होगी, ये हर जगह पे शिफ्टिंग होगी, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो रिंग में पूरी रेजोनेंस होगी, ये बात तो तय है हमारे पास। लूप यहाँ पर बन रहा है। अब ये जो लूप बन रहा है क्या ये लॉन्गेस्ट रिंग में बन रहा है, यस सर हमारे पास ये जो पूरा रास्ता है दिस इज द लॉन्गेस्ट रास्ता, पूरी लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी रिंग में हो रहा है। अब ये लूप है कितने इलेक्ट्रॉन का बन रहा है, सर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है। अगर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है तो ये कंपाउंड कहलाएगा एरो। अच्छा जी, कुछ और समझाएं, एक और चीज समझाता हूँ, जैसे कि एक कंपाउंड है ये मुझे बताइए क्या लॉन्गेस्ट रिंग में लूप बन रहा है, सर लूप जो है वो हमारे पास इसी बेंजीन रिंग में बन रहा है, इससे आगे रेजोनेंस ही नहीं जा रही, बिल्कुल आपने सही बोला। तो सबसे पहले आपने देखा कि सर लॉन्गेस्ट लूप में जो है वो हमारे पास करंट नहीं बन रहा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बन रहा, लूप नहीं बन रहा। तो आप फिर आएंगे छोटे रिंग में, आप देखेंगे हाँ सर छोटी रिंग में तो हमारे पास लूप बन रहा है। अगर छोटी रिंग में लूप बन रहा है तो क्या होगा सर, अगर छोटी रिंग में लूप बन रहा है तो हम देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है। हमें मतलब है करंट से, हमें ये नहीं मतलब पूरे कंपाउंड में क्या हो रहा है। अगर लूप बन रहा है कहीं भी और करंट आ रहा है, फिर हमारे पास कुछ भी हो और हमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। फिर हम इसमें नहीं जाएंगे कि सर ये sp3 sp3, नहीं नहीं, एरोमेटिसिटी की जो एक्चुअल डेप्थ वाली डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है कि क्या करंट बन रहा है लूप में, यस सर। अगर करंट लूप में बन रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो इस तरीके से इन वाले क्वेश्चन को करना है टैकल, दैट इज। यहाँ पे आप देखेंगे ये लूप अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये लूप बन रहा है और आपका साथ में ये भी कंप्लीट लूप बन ही रहा है, दैट इज ये यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी कंप्लीट लूप बन रहा है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, सर ये बन रहा है 10 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो ये एरोमेटिक होगा। इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पे ये इधर 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 ये पूरा लूप यस बन रहा है बिल्कुल, तो ये भी एक लूप हमारे पास बन रहा है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का बन रहा है, सर ये हमारे पास बन रहा है 14 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो यस ये भी एरोमेटिक होगा। अब आप इसमें देखेंगे सर यहाँ से ये लूप बन रहा है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये इधर से शुरू होता है, तो यहाँ पे इस रिंग में लूप बन रहा है, यस सर।
इस रिंग के साथ लॉन्गेस्ट रिंग देखें तो सर लॉन्गेस्ट रिंग में हमारे पास ये लूप यस बन रहा है। इसमें भी लॉन्गेस्ट रिंग में लूप आप देखेंगे ये बनेगा। यहाँ पे ये इधर शिफ्ट करूँ तो आप इसका एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि इधर है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा। एंड देन हम देख सकते हैं इसमें रेजोनेंस बिल्कुल होगी। तो इसमें भी एक कंप्लीट लूप बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो छोटी रिंग में देखेंगे, छोटी रिंग में बन रहा है तो यस बिल्कुल हमारे पास फायदा हो जाएगा। तो ये हो रहे हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन और ये कंपाउंड हमारे पास होगा एरोमेटिक। तो आपको लूप देखना है लॉन्गेस्ट रिंग में बन रहा है या नहीं, वरना फिर अगर छोटा बन रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटा लूप बन रहा है तो ठीक है यहाँ पे काम हो गया। जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ यहीं पर रेजोनेंस हो रही है। अगर मैं यहाँ से ये बॉन्ड हटा दूं, इस बॉन्ड को अभी के लिए भूल जाइए और इसको भूल जाइए, यहाँ पाई कर देता हूँ और दूसरा यहाँ पाई कर देता हूँ। अब देखिएगा आप, तो हमारे पास यहाँ से शुरू ये यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पर ही आ गया और एक पाई हमारे पास यहाँ पर आ गया। जैसे ही ये होगा तो ये कंप्लीट लूप में रेजोनेंस हो जाएगी। ड्रॉ करूँ क्या स्ट्रक्चर? चलिए करके दिखाता हूँ आपको। इसी का मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पे साइड में करता हूँ, कोशिश ड्रॉ करने की। हम्म, ये पाई बॉन्ड ये यहाँ पर, ये एंड देन दिस। तो यहाँ पर अब आप देखिए, इधर देखते जाइए, ये पूरे लूप में करंट बन रहा है इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का बन रहा है सर? 14 इलेक्ट्रॉन का बन रहा है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 ही है ना? हाँ सर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो ये सारे के सारे हमारे होंगे एरोमेटिक। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ समझ नहीं आओ तो जरूर बताइएगा। बेंजाइन को जरा नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे अच्छे से क्या होता है। आप बेंजाइन के बारे में आप मोस्टली लोगों को पता होगा, तो बेंजाइन के बारे में देख लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं अभी ही देख लेते हैं बेंजाइन के बारे में भी। तो बेंजाइन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे सबने पाई बॉन्ड बना रखी है सर। यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है सर। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसका मतलब सर क्या होगा? मतलब हाइब्रिडाइजेशन एसपी। हाँ भाई, हाइब्रिडाइजेशन अगर एसपी भी होगी तो वो तो वैसे भी लीनियर होगा, तो तब तो प्लेनर तो होगा ही ना। अगर कोई कंपाउंड लीनियर है, ऐसे ये लीनियर है मतलब सीधा है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसकी एसपी, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं ये सारे क्या होंगे सर, ये सारे अगर पीवाई में, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीवाई में होगा। ये सारे मैं व्हाइट से बना रहा हूँ, ये सारे पीवाई ऑर्बिटल बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पीवाई ने बना रखी होगी। अब ये जो बाहर वाली बॉन्ड है ये किसने बनाई होगी सर? क्योंकि पीवाई ने पहले से ही बॉन्ड बना रखी है, तो ये हो सकता है पीएक्स ने बनाई हो सकता है पीजेड ने बनाई हो। मैं मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, जेड इंटर न्यूक्लियर सही कर लिया। तो मतलब पीजेड का ऑप्शन चला गया सर। पीवाई ये सारे के सारे पीवाई हैं, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है पीएक्स से। तो इसका मतलब अगर ये पीएक्स से बनी हुई है, क्या ये रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगी? नो सर, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर सकती। तो यस, यहाँ पर ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगी, तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगी? नो सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन में भी काउंट नहीं होगी। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या पूरे लूप में करंट बन रहा है? यस सर, लूप में करंट बन रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हक्कास रूट से हो रहा है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक होता है। तो बेंजाइन में क्या होता है एक्चुअली, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। यस सर, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पर क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं ना, ये आपस में पाई बॉन्ड्स बना लेते हैं, ना कि हमारा कोई पी ऑर्बिटल बनाता है, ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं। दिस इज एक्चुअली हैपेंस इन बेंजाइन। तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म वगैरह आएगा तो उसमें थोड़ा सा और देख लेंगे डिटेल में। बाकी बेंजाइन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो आपके पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, ना कि पी वाई ने जैसे बना रखी है पहले, तो पी एक्स नहीं बनाएगा, तो ये पी नहीं बनाते। यहाँ पे sp2 बनाते हैं। आपने सुना होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं, बट इस केस में वो बना रहे होते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड। और ये हमारे पास स्टेबल नहीं होती वैसे ही, जैसे कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनाई गई है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाई है। तो ये हमारे पास बेंजाइन भी हो गया। तो आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देख लिए, नए नए वेरायटी देख ली। इन वालों को ध्यान रखिएगा। एक पूरा लंबा अगर लूप में करंट जा रहा है तो ये हमारे पास होंगे एरोमेटिक, फिर अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये देख लिया, कोशिश करेंगे इस वाली वैरायटी को थोड़ा सा और देख लें नेक्स्ट क्लास में। देन हमने ये सारी चीजें देखनी, सबके मैंने आंसर लिख दिए हैं आपके सामने। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लिएगा, और सारे हमने कर ही लिए हैं ऑलमोस्ट आज के लेक्चर में। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एरोमेटिसिटी हो गई, डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। बाकी वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। अब क्या बचा है, अब हमारे पास मेजरली जो बचा है थोड़ा सा एरोमेटिसिटी का और एक्सटेंड कराना है, एंड देन वी विल बी रिमेनिंग विद दी ओनली माई आई गेस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो वो पढ़ना है, एंड देन वी विल डन ऑलमोस्ट। फिर देखेंगे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का क्या करना है, वो अकॉर्डिंगली वी विल सी। सो आई होप आप सभी को लेक्चर में मजा आया होगा और आपको क्वेश्चंस में भी मजा आ रहा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छी लग रही होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर कर लीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते। सो वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।